बिना बातें करे यहाँ पे सुनेंगे। आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने स्टोन एज टॉपिक अपना स्टार्ट किया था। जो भी नए बच्चों सभी का स्वागत करता हूँ इसमें। 2 क्लासेस अभी हुई हैं, ज्यादा क्लासेस अभी नहीं गई हैं। 2 सेशन आपके हुए हैं। जो भी नए लर्नर्स हैं मेरी बात को ध्यान सुनना, और जो भी नए लर्नर्स हैं 2 सेशन मैंने रिकॉर्डिंग, मतलब 2 सेशन मैंने इस बैच में भी 2 टॉपिक पढ़ाए हैं हिस्ट्री के। 2 सेशन मैंने लिए हैं, उनको रिकॉर्डिंग से तुरंत कवर कर लेना ताकि आपको चीज आगे समझ आने में आसानी हो। नहीं देखोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ये तीसरा सेशन है इस क्लास का, ठीक है। चलिए ना, स्टोन एज की अगर हम लोग बात करें तो स्टोन एज के अंदर हमने 4 चीजें पढ़ी थी, मैं आपको बताता हूँ। कृपया करके बिना बात करे यहाँ पे सुनो। एक तरफ हमें पता है कि हमारे पास सबसे पहली जो एज थी वो थी पैलियोलिथिक एज। जिसको ये सब नहीं पता, मैं पहले कह रहा हूँ, क्लास की 2 रिकॉर्डिंग हो चुकी है, उनको देख लेना। मतलब 2 सेशन हो चुके हैं, उनको देख लेना, वरना आपको समझ में नहीं आएंगी चीजें, ठीक है। इसके अलावा जो है दूसरी हमारी होगी मीजोलिथिक एज। मीजोलिथिक एज हो गई। चौथी होगी हमारी जो है न्यूलिथिक एज। हाँ जी सर, न्यूलिथिक एज हो गई हमारी। और न्यूलिथिक एज के बाद हमारी चौथी होगी चालकोलिथिक एज। चालकोलिथिक एज। जरा कृपया करके यहाँ पे फोकस बनाए रखना और जो मैं बातें बोलूंगा उन पर गौर करना। आप सभी को अगर याद हो तो हम लोगों ने पैलियोलिथिक एज पढ़ ली है, यस सर। मीजोलिथिक एज हमने पढ़ लिया, यस सर। ये 2 हम डन कर चुके हैं ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए कि हाँ सर ने लास्ट क्लास में कहां तक पढ़ाया था। नाउ अब आज हम लोग को जो बात करनी है वो करनी है न्यूलिथिक एज की। नाउ टुडे वी हैव टू टॉक अबाउट, ठीक है। क्या मार्कर चेंज करिए, सब सही तो है, मार्कर में क्या प्रॉब्लम हो रही है? रिफ्रेश कीजिए आप लोग। गाइस मार्कर में कोई प्रॉब्लम है क्या? अपने रिफ्रेश कीजिए। रेड और मैं ऐसे कलर से लिख रहा हूँ जो सबको समझ में आएगा, ठीक है। आप लोग एक बार अपनी वो देखिए। चलिए भाई, मैंने ब्लैक स्लाइड ही करी हुई है। मेरा ब्लैक स्लाइड ही मैंने यहाँ से रिफ्रेश कर दिया है, ठीक है। मैं ब्लैक स्लाइड पे व्हाइट से लिख रहा हूँ, आप अपना रिफ्रेश करिए। हाँ तो वो आपकी गलती, आपका व्हाइट क्यों मुझे नहीं मालूम, मैं ब्लैक पे लिख रहा हूँ। चलिए सभी लर्नर्स अपना रिफ्रेश करें क्लास के बीच में यहाँ पे, ठीक है। जो ड्रामा है उसे क्रिएट ना करें, अपना रिफ्रेश कीजिए आप लोग। मेरी साइड सब कुछ क्लियर है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि पैलियोलिथिक एज क्या है, हमने पढ़ ली है। मीजोलिथिक एज क्या है, हमने पढ़ ली। नाउ वी शुड टॉक अबाउट न्यूलिथिक एज। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं न्यूलिथिक एज के ऊपर। जरा बात करते हैं कि क्या है न्यूलिथिक एज। देखिए गाइस, आप सभी को बताया था मैंने कि यहाँ पे सारी बातें हमने पत्थरों की पढ़ी। यहाँ पे हम स्टोन्स के बारे में पढ़ रहे थे कि पत्थर लोगों को मिले, अलग अलग जगह पे लोगों को पत्थर मिले, पत्थर के छोटे छोटे पीसेस मिले। और इसी पैलियोलिथिक एज के खत्म होते होते पत्थर को बहुत अच्छी शेप्स मिल गई थी, ब्लेड जैसी शेप आप कह सकते हो। अच्छे मतलब पत्थर को अलग अलग शेप्स में कन्वर्ट कर दिया गया था इन लोगों के द्वारा इस समय के अंदर। उसके बाद मीसोलिथिक एज में हमने क्या पढ़ा कि हमें पत्थर की बहुत अलग अलग शेप्स देखने को मिली। काफी ज्यादा वैरायटी की शेप्स हमें पत्थर की देखने को मिली इन मीसोलिथिक एज। ये वो समय है जब लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, जब लोग चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि बारिश क्यों हो रही है ना, हवा क्यों चल रही है, रात की हो रही है, दिन की हो रहा है। आप ये कह सकते हो लोग ये भी ऑब्जर्व कर रहे थे कि जो है एक पौधा उगता है, उस पौधे में फल फल वगैरह उगते हैं। एक पेड़ उगा, अब लोग देख रहे हैं हमारे सामने एक पेड़ छोटा सा था, समय के साथ वो पेड़ बड़ा हुआ, उसमें फल उगे। फल कभी उसमें से टूट के नीचे गिर गए, ठीक है। वो फल जब नीचे गिरा तो उससे बीज निकल के मिट्टी में मिल गया, एक नया पेड़ फिर खड़ा हो गया। तो मीसोलिथिक एज में लोग जो है चीजों को ऑब्जर्व कर रहे थे। यू ऑल नो दैट। ये सारी बातें मैंने बताई थी। अब पहले मुझे बताओ, जितनी बातें मैंने बोली क्या उतनी क्लियर है आप सभी को? जो पुराना बच्चा होगा या क्लास में रेगुलर है, क्या उसे इतनी बातें क्लियर है क्या? बिल्कुल है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो क्या है लेनर्स, ध्यान से देखेंगे। ये न्यूलिथिक एज क्या है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो पत्थर है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो पत्थर है, जो स्टोन्स हैं, उनको अलग अलग शेप तो हमने दे दी है। प्लीज अभी यहाँ पे विदाउट एनी काइंड ऑफ अननेसेसरी टॉक यहाँ पे ध्यान दें। अब आपको न्यूलिथिक एज में क्या देखने को मिलेगा कि जो पत्थर है, उन स्टेन्स को, उन जो पत्थर है, जो स्टोन्स हैं, उनको अलग अलग शेप तो आप पहले दे चुके हो। पैलियोलिथिक एज में, मीसोलिथिक एज में, इन दोनों समय में पत्थर को आप अलग अलग शेप तो दे चुके हो। लेकिन न्यूलिथिक एज में पत्थरों को आपने बहुत अच्छे से पॉलिश करना शुरू कर दिया। सबसे मेन पॉइंट अगर न्यूलिथिक एज का कोई है तो यही है बस, कि न्यूलिथिक एज में हमने पत्थरों को पॉलिश करना शुरू कर दिया, चमकाना शुरू कर दिया। अब मुझे बताओ, मैंने एक पत्थर है उसका बर्तन बना लिया, मैंने एक पत्थर की गुल्लक बना ली, मैंने एक पत्थर का खिलौना बना लिया, मैंने एक पत्थर का ब्लेड बना लिया, मैंने पत्थर का चाकू बना लिया। लेकिन अगर मैं इनको और अच्छा पॉलिश कर दूं तो मजा ही आ जाए, है ना। तो इस बात को ध्यान रखना, पत्थरों की पॉलिशिंग, पत्थरों को पॉलिश करना शुरू किया गया न्यूलिथिक एज के अंदर। और इसके प्रमाण हमें कहां से मिलते हैं? एक जगह है मेहरगढ़, एक जगह है मेहरगढ़, एक जगह है मेहरगढ़। अगर आप शायद से देखो तो आज समय पे आपको पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलेगी। पाकिस्तान के अंदर एक जगह मेहरगढ़, वहां पे आपको पॉलिशिंग स्टोन मिलेंगे, पॉलिश किए हुए पत्थर मिलेंगे, ठीक है। तो पाकिस्तान के अंदर एक जगह है मेहरगढ़, आज हमारे इंडिया में नहीं है। मेहरगढ़ इज राइट नाउ, मेहरगढ़ इज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। क्या हुआ? ओके तो अगर आप आज देखोगे, वेट, मेहरगढ़ जो है इट्स अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ। तो पाकिस्तान के अंदर जो जगह है मेहरगढ़, यहाँ पे मैं क्या मिले, यहाँ पे मैं ऐसे पत्थर मिले जो पॉलिश हो रखे थे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूलिथिक एज के बारे में, न्यूलिथिक एज के बारे में वो कौन सी जगह है जहां से हमें सुराख मिलते हैं, आंख बंद करके टिक मारेंगे, मेहरगढ़ हो जाएगा।
हाँ, एक्चुअली गाइस प्रॉब्लम ये हो गई कि मेरा पूरा सिस्टम ना बिगड़ गया। आपको आज मैं थोड़ा सा एक गुड न्यूज़ भी दूँगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और खासकर जो बच्चे मेरे से इमोशनली बहुत अटैच हैं, उनको तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, ठीक है? मैं देता हूँ। तुम्हारे विशाल सर जा रहे हैं एड शूटिंग के लिए, ठीक है? इसलिए मैं कल बिज़ी था, ठीक है? हाँ, समझ गए बात? हाँ, 1 सेकंड लाइन पे रहिए। चलिए, आई एम ऑडिबल? ओके, हाँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस, ठीक है? ओके, हाँ, अब हम बात करते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा इसलिए ऑडिबल, तो मैं थोड़ा-सा इसलिए बिज़ी चल रहा था, ठीक है? बैंगलोर जाना है मुझे, तो उस टाइम पे 2-3 दिन आपका सेशन मैं देखूँगा, अगर मुझे वहाँ पे नेट अवेलेबल मिल गया, बिकॉज़ शूटिंग वगैरह बैंगलोर में होगी। तो अगर मुझे मैं पहली बात तो प्रिपेयर कर रहा हूँ कि मैं वहीं पे होटल में नेट अरेंजमेंट अपना करवा लूँ, ताकि आपका कोई सेशन मिस ना हो, ठीक है? और अगर कुछ ऐसा होता भी होगा कि माइट बी मुझे वहाँ पे इंटरनेट नहीं मिला, तो मैं आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूँगा, ठीक है? अब देखो आपको कोई पेपर जल्दी से है नहीं, ये मेरी गारंटी है। आपका जनरल स्टडीज़ पिलर बनाना, स्ट्रॉन्ग बनाना, वो मेरी गारंटी है ना? तो अगर किसी दिन क्लास नहीं होगी, तो मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर दूँगा, उससे आप बेफ़िक्र रहिए, ठीक है? चलिए, क्योंकि गाइस ये काम भी ज़रूरी है ना? दैट्स व्हाई। चलिए, मेरी वॉइस आ रही है? हाँ, ओके। अब हम लोग पहले आगे बढ़ते हैं। सभी लर्नर्स यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे। इतनी बात हमारी हो चुकी है। अच्छा, अब सर यहाँ पे पॉलिशिंग का मतलब क्या है? यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखा नियोलिथिक एज। मैंने आपके सामने लिखा नियोलिथिक एज। मैंने आपके सामने लिखा नियोलिथिक एज। बिल्कुल सर लिख दिया। ओके। मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दिया नियोलिथिक एज। कृपया करके यहाँ पे ध्यान दें, बातें बिल्कुल बंद। यहाँ पर पत्थरों की मैंने बोला पॉलिशिंग शुरू हुई। पत्थरों को पॉलिश करना शुरू कर दिया गया। सर क्यों कर रहे हैं पॉलिश? आपने देखा जब आपके घर के अंदर आपकी मम्मी आपकी कोई सिस्टर वगैरह ज्वेलरी तो पहनती होंगी। मान लो कि आज तुम्हारे पापा ने क्या किया, तुम्हारी मम्मी को एक ज्वेलरी दी कि ये लो, ये हमारी शादी की एनिवर्सरी पे गिफ्ट। पिताजी ने आंटी को क्या किया, एक कोई गोल्ड का, मान लो सोने का कोई ब्रेसलेट दे दिया या रिंग दे दी। आंटी जी ने उसे जो है 3-4 साल तक पहना, लेकिन जब उसकी शाइनिंग कम होने लगेगी ना समय के साथ, तो आंटी जी क्या करेंगी, जाके उसे पॉलिश करवाएंगी ताकि उसकी शाइनिंग वापस आ जाए। हाँ या ना? ताकि शाइनिंग वापस आ जाए। सर यहाँ पे क्या सीन है, जरा सुनेंगे, मैं आपको बताता हूँ। देखो यार, इसे प्रैक्टिकली आप अपनी लाइफ से लिंक करके देखो। मैं कहूंगा कि आप सभी लोग इसे अपनी लाइफ से लिंक करके देखो। मैं यहाँ पे एक चीज ये लिख रहा हूं, मैंने यहाँ पे लिखा 1995, फिर लिखा मैंने मान के चलो 2010, और चलो मैं अब लिखता हूं 2021। ये मैंने क्यों लिखा मैं आपको बताता हूं। 1995 में आपके आपके पास मोबाइल फोन्स आ गए। 1995 में आपको मोबाइल फोन्स देखने को मिले, ठीक है सर? कैसे मोबाइल फोन सर? ब्लैक एंड व्हाइट। उस टाइम पे उसके चलते थे मोटोरोला के या नोकिया के ब्लैक एंड व्हाइट फोन आते थे, अगर आपने ध्यान दिया हो। मोटोरोला कंपनी के और नोकिया के ब्लैक एंड व्हाइट फोन आते थे। अभी मत बोला कि जैसे तुम्हारे पास आज बड़े बड़े टच फोन है, वो पहले भी थे। समय के साथ डेवलपमेंट हुआ है, टेक्नोलॉजी समय के साथ उभर के सामने आई है। तो 1995 में छोटे छोटे मोबाइल फोन चल रहे थे जो कि ब्लैक एंड व्हाइट टाइप के होते थे। ना कैमरा, ना म्यूजिक सिस्टम, कुछ नहीं होता था। इंटरनेट तो बहुत दूर की बात है। मैं कहता हूं कि चलो ठीक है, 2010 में आता थे, अलग अलग वैरायटी के मोबाइल फोन आ गए, कैमरे वाले फोन आ गए, सब कुछ आ गया। लेकिन 2021 तक तो ऐसे मोबाइल फोन आ चुके हैं कि मोबाइल फोन में आप वेब सीरीज देख रहे हो, ठीक है? आप मोबाइल फोन कहीं कैमरा डीएसएलआर को फेल कर रहा है ब्लूटूथ ये वो सो, है ना? पता नहीं क्या क्या आ गया। तो अगर मैं एक मोबाइल फोन की बात करूं, तो अगर मैं यहां से शुरुआत करूं फेस को, यहां से लेकर मैं यहां तक जाऊं, क्या चीजें जो हैं एडवांस हो रही हैं इस तरफ जाते हुए? मेरा डायरेक्शन देखो, इस दिशा में जाते हुए क्या चीज एडवांस हो रही है क्या? है ना? इस डायरेक्शन में जाते हुए चीज एडवांस हो रही है क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब आज 2021 में यह हाल है, जरा कृपया करके यहाँ पे एक बात देखना। आज 2021 में यह हाल है, और तुम्हें ये ऐसे रटाऊंगा ना मैं, आई प्रॉमिस, तुम्हें कभी ये चीज मुश्किल लगेगी ही नहीं। ऐसे इस ये मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूं मोबाइल फोन वाला, जब मैं ये समझा दूंगा उसके बाद रियलाइज होगा कि पढ़ाया कैसे जाता है। 2021 चल रहा है, आज तुम सभी के लिए तुम्हारा मोबाइल फोन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फोन है। क्यों सर? ऐसा नहीं है सर मेरे लिए मोबाइल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है कुछ ऐसे हो एक्सेप्शन के जिनके लिए ना हो, लेकिन मैक्सिमम लोग आज ऐसे हैं जो बिना मोबाइल फोन के लिए बिना मोबाइल फोन के नहीं रह सकते। रीजन मुझे बताने की जरूरत नहीं है, रीजन कईयों को पता है। पहली बात तो ये एनीवेज, दूसरी बात ये दूसरी बात तो ये पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात क्या हो गई कि हमारे फोन में हमारी मेमोरीज हैं,
हमारी सेल्फियां हैं, हमारा व्हाट्सएप है, हमारा चैट है, इंस्टा है, मैसेंजर है, सब कुछ है। आज अगर कोई हमें बोल दे कि अपनी दोस्ती छोड़ोगे या फोन छोड़ोगे, हम दोस्ती छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फोन हमारे लिए बहुत कुछ है। अनअकैडमी फोन से ही चलता है। अनअकैडमी तो खैर तुम रहने दो, ठीक है, अनअकैडमी तो बहुत बाद में आता होगा तुम्हारे लिए, पहले तो तुम्हारे लिए इंस्टाग्राम है, फेसबुक है ना, तो ये ज्यादा एक्टिंग मत करो मेरे सामने कि अनअकैडमी है, ठीक है, आराम से उसके आगे बोलो जो इस बात को बिलीव कर ले। चलो आगे चलते हैं। चलो खैर जो भी है, मैं मजाक कर रहा हूँ, एनीवेज। अब ना यहाँ पे जान दो, मैं कमेंट्स इसलिए बीच में ऑफ करता हूँ ताकि आपका फोकस यहाँ बने, ठीक है। अब चलिए सही, ये बात तुम समझ गए। अब 2021 में मोबाइल आपके लिए इतना प्यारा हो चुका है क्योंकि मोबाइल आपका एक बेस्ट फ्रेंड है। आप उसकी इतनी केयर करते हो। सर केयर मतलब बारबी डॉल के कवर बाहर लगा के रखोगे, कहीं लड़कियों के कवर देखे हैं मैंने अपने शहर में भाई। अनअकैडमी गर्ल्स, आप लोग बुरा मत मानना, मैंने अपने शहर में फोन कवर देखे हैं, बारबी गर्ल्स के कवर लगाए हैं पिंक पिंक से, हैं पीछे झूमर भी लटक रहे हैं। बॉयज भी हैं, बाई बॉयज, स्पाइडरमैन, बैटमैन, बॉयज को ये सब आता है बस, है ना। तो कुल मिला के आपको आज अपने मोबाइल से इतना प्यार है कि आप उसे बाहर सजा के रखते हो, कवर करके रखते हो, एकदम जो है अगर गंदा हो जाए तो पूरा उसका कपड़ा कपड़ा मार के रखते हो, शाइन करके रखते हो। क्यों? बिकॉज मोबाइल फोन आज के समय पे आपका सबसे बड़ा खिलौना है। आज के समय पे आपका फोन आपका सबसे बड़ा टॉय है जिसके बिना आप नहीं रह सकते। अभी आपके हाथ में कोई हेलीकॉप्टर वाला खिलौना तो रख नहीं देंगे। अब आप प्लास्टिक वाली की बात नहीं कर रहा हूं, असली हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, कोई बहुत बड़ी चीज तो आपके हाथ में आनी जाएगी। मतलब आज की जनरेशन को आप देखोगे, एक सिंपल सी बात समझो कि आज के टाइम पे मोबाइल फोन आपके लिए एक बहुत बड़ा टॉय है जिससे आप पूरा दिन खेलते रहते हो। खेलने का मतलब यहाँ पे अनअकैडमी देखना समझ लो, इंस्टाग्राम चलाना देख लो, यूट्यूब पे वीडियोस देखना देख लो, ये सब खेलना ही हो गया। आज के समय पे आपके लिए फोन एक ऐसी चीज है जो जिसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते। ये बात आप खुद सोच के देखो। उसको आप चमका के रखते हो, शाइन करके रखते हो, साफ सुथरा रखते हो, बाहर से कवर डाल के रखते हो। अब इसी कहानी को ना मैं इंडस वैली से लिंक करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास एक एज आई जिसको हम बोलते हैं पैलियोलिथिक एज। हाँ जी सर। फिर हमारे पास एक एज आई मीजोलिथिक एज। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। फिर हमारे सामने एक एज आई न्यूलिथिक एज। बिल्कुल सर, सही कहा आपने। इन दोनों को तो मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूं, आज हम इसकी चर्चा कर रहे हैं और इसकी चर्चा करने के लिए मैंने पूरी कहानी बनाई। यहां पर हमें पत्थर मिला, सबसे पहली बात। हम हजारों साल पुरानी बात कर रहे हैं, इस समय हमें सबसे पहले पत्थर मिला। उस पत्थर को हमने अलग अलग शेप देनी शुरू करी, अलग अलग शेप्स में काटना शुरू करा। मीजोलिथिक एज में हम लोग थोड़ा समझदार होने लगे। हम चीजों को ऑब्जर्व करने लगे कि अगर हवा चल रही तो क्यों चल रही है, बारिश हो रही तो क्यों हो रही है, आग जल रही तो क्यों जल रही है, पेड़ अगर बड़ा, ये पेड़ कल तक छोटा था आज बहुत बड़ा हो गया, इस पेड़ से कोई बीज गिर रहा है तो कैसे गिर रहा है, इस बीज में फल उग रहा है क्या होता है। यहाँ पे आप चीजों को ऑब्जर्व बहुत कर रहे हो, ऑब्जर्व बहुत कर रहे हो, प्लस आपने इस फेस में पत्थरों को बहुत अलग अलग प्रकार की नई नई शेप्स भी दे दी है। पत्थरों को शेप्स आपने इस समय पे भी दी है, पैलिथिक एज में भी आपने पत्थरों को अलग अलग शेप दी है, और मीजोलिथिक एज में भी आपने पत्थरों को बहुत अलग अलग शेप दी है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं न्यूलिथिक एज के बारे में, तो यहाँ पे आपने इसी पत्थर को पॉलिश करना शुरू कर दिया। अब आपने पत्थर का कोई बर्तन बना लिया, उसको आप पॉलिश कर रहे हो, क्यों? क्योंकि वो आपका दोस्त है। इस समय के लोगों ने पत्थर के अलावा, पेड़ के अलावा, मिट्टी के अलावा, पानी के अलावा क्या देखा होगा? सोचो, आज आप लोग जी रहे हो, आजकल को जब आपकी शादी हो जाएगी, आप लोग के बच्चे होंगे, वो पैदा होती देखेंगे मम्मी के पास तो आईफोन 11 है, अरे वाह। वो पैदा होती देखेंगे मम्मी तो व्हाट्सएप चला रही है किचन में काम करते करते, अरे वाह। बच्चा पैदा होती देखे पापा तो जो है रात को मिर्जापुर देख रहे हैं, वाह। तो कहने का मतलब क्या है, आज की जो जमाना है ना, वो बहुत कुछ नया देख रहा है। लेकिन इस समय के जो लोग थे उन्होंने क्या देखा होगा? सोचो, हजारों साल पहले मिर्जापुर आईफोन तो था नहीं। हजारों साल पहले लोग क्या देख रहे हैं? पेड़, पौधा, मिट्टी, पत्थर और पानी। तो यही चीज इनकी जिंदगी है। ये लोग इन्हीं चार चीजों से प्यार करेंगे, यही इनका दोस्त है। तो पत्थर इनके लिए जितना इंपॉर्टेंट आज तुम्हारे लिए तुम्हारा फोन है, उतना ही इंपॉर्टेंट इस समय के लोगों के लिए इनका पत्थर था। जैसे आज मेरे लिए जितना इंपॉर्टेंट मेरे लिए फोन है मेरा, उस समय के लोगों के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट इनका पत्थर था, क्योंकि इन्होंने उसके अलावा कुछ और देखा ही नहीं। कल को हमारे बाद कोई नई जनरेशन आएगी, क्या पता फोन से भी कोई नई चीज अच्छी आ जाए, तो लोग उस पर मरेंगे। जैसे आज हम लोग फोन पे मरते हैं, ये लोग पत्थर पे मरते थे। तो जैसे आज हमारे लिए हमारा फोन है, इनके लिए इनका पत्थर था। तो ये अपने पत्थर को पॉलिश करके रखेंगे, शाइन करके रखेंगे, प्यारा बना के रखेंगे, जैसे आज अपने जैसे कि आज आप अपने फोन की इतनी ज्यादा केयर आप लोग करते हो। तो कुल मिला के आप यहाँ पे भी अगर देखोगे तो आपको इस समय से लेकर यहाँ तक प्रॉपर डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे, चीजों में सुधार होते हुए आपको देखने को मिलेगा। अब आप मुझे बताओ, क्या ये कंसेप्ट आप भूलोगे कभी जिंदगी में? आया मजा? अब मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये टॉपिक कभी आपको किसी ने इस तरीके से नहीं पढ़ाया होगा। ये टॉपिक कभी किसी ने आपको इस तरीके से नहीं पढ़ाया होगा। ये मैं आपको लिखित पे दे सकता हूँ। और बताओ, आधे टीचर तो उसे छोड़ ही देते हैं, ठीक है, चलिए खैर। ठीक है, यहां तक हो गया। आप पहले मुझे बताओ, डन है यहां तक? अब आगे बढ़े। ओके। हाँ, मेरे कई सारे बच्चे क्लास में ऐसे हैं जो पुराने हैं, मैं उनकी सबकी शक्लें देख रहा हूँ। ये मेरे बहुत प्यारे बच्चे हैं, स्नेहा, ज्योत्सना, विशाल, और कौन कौन है, कमाल है, कई सारे, जेरी आ रखा है, देखो सुमेध है, शीतल है, अमन भी आया है, कई सारे, सुहानी आ रखी है हमारी, अंजलि यादव, मतलब कई सारे, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिनके नाम अगर मैंने ना लियो मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ, बट मैंने रेंडमली जिनके नाम देखे, ठीक है। सब बच्चे आ रखे हैं, तो इसको ढंग से सीखो। इसके बाद सीधा हिस्ट्री पढ़ा देना किसी को, ठीक है। चलो
इस बैच के बाद तुम्हें कहीं हिस्ट्री नहीं पढ़नी पड़ेगी, मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। बहुत शिद्दत के साथ और आराम से पढ़ा रहा हूं मैं इस बैच में, बिल्कुल बढ़िया से 3 महीने का बैच बना रखा, आराम से पढ़ो बैठ के, कोई टेंशन नहीं है। मेरा भी बढ़िया अच्छा खासा मेरे कंसेप्ट रिवाइज हो जाते हैं और आपका भी फायदा हो जाता है। चलिए, तो न्यूलिथिक एज हमने पढ़ ली। मेनली आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, एक ही पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, पॉलिशिंग। न्यूलिथिक जब भी आएगा आपके सामने, आपके दिमाग में पॉलिश वर्ड आ जाना चाहिए। ओके ना, अब न्यूलिथिक के बाद हमें जो अगली एज देखने को मिल रही है उसको हम बोलते हैं चाल्कोलिथिक एज। इसको भी जरा ध्यान से सभी लर्नर समझेंगे, चाल्कोलिथिक एज। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास पैलियोलिथिक एज, फिर मीजोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज के बाद बेटा न्यूलिथिक एज, और अब हमारे पास लास्ट आ रही है चाल्कोलिथिक एज। अब इसको हमें पढ़ना है, फिर हमारे टॉपिक खत्म, देन विल स्टार्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन। मजेदार तरीके से शुरू करेंगे। चलिए, अब यहां पे ध्यान दें। अब सर ये चाल्कोलिथिक एज क्या है? सर ये चाल्कोलिथिक एज क्या है? सब यहां पे देखेंगे। सर ये चाल्कोलिथिक एज क्या है? गाइस, मैंने आपको जब पहला सेशन लिया था, हाँ नियो में और कुछ नहीं तनवीर, नियो में बस आपको एक बार ध्यान रखना है, पॉलिशिंग, ठीक है। शुभम आप रिकॉर्डिंग देखो, मैंने सब पढ़ा रखा है, ठीक है शुभम। चलिए अब यहां देखें, जिन बच्चों ने मीजोलिथिक और पैलियोलिथिक नहीं पढ़ा वो पिछली 2 रिकॉर्डिंग देख ले, उन्हें मिल जाएगा। चलिए, चाल्कोलिथिक एज के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, अगर हम लोग यहां पे देखें, चाल्को वर्ड का मतलब होता है बेटा कॉपर, और लिथिक वर्ड का मतलब होता है स्टोन। वेरी गुड गीतांजलि। क्या गाइस ये बात मैंने आपको बताई थी? यू रिमेंबर जब मैंने पहले एक ओवरव्यू दिया था, याद है मैंने बताया था, तीसरी क्लासेस बैच की है, 2 ही क्लास हुई है अभी, ये तीसरा ही सेशन है। इससे पहले दो ही क्लास हुई है, एकदम नया बैच है हिस्ट्री का ये। चलो अब यहां पे देखें, चाल्कोलिथिक एज का मतलब क्या है? चाल को मतलब होता है बेटा कॉपर, और लिथिक का मतलब ही पत्थर होता है। लिथिक मतलब होता है पत्थर, और एज को आप कह सकते हैं समय के लिए। यहां पे एज वर्ड का मतलब है समय, तो कॉपर और पत्थर का समय। मतलब सबसे पहले देखो पैलियोलिथिक एज, फिर मीजोलिथिक, फिर न्यूलिथिक, ये तो हमने पढ़ लिया। न्यूलिथिक एज के बाद, नियोलिथिक एज के बाद इंसान इतना ज्यादा स्पीड से डेवलप हो रहा है, न्यूलिथिक एज के बाद ऐसा देखा गया कि इंसान इतनी तेजी से डेवलप हो रहा है कि उसने कॉपर की खोज कर दी। अगर आप लोग यहां पे देखेंगे, ओके, तो न्यूलिथिक एज तक हमारे पास कॉपर नहीं है, हम सिर्फ पत्थर ही पत्थर पे जी रहे हैं, पत्थर को ही हमने अपना पति मान रखा है, जो है पत्थर है, ठीक है। लेकिन न्यूलिथिक एज के बाद इंसान इतनी तेजी से चीजों को रिसर्च करने लगा, ढूंढने लगा, कि इंसान को कॉपर मिल गया। कॉपर एक मेटल है, इसकी खोज हो गई। अब पत्थर तो आपके पास पहले से था ही, पत्थर के साथ आपको कॉपर मिल गया, मतलब टमाटर तो मेरे पास पहले से थे ही, अब मुझे भाई आलू भी मिल गए, क्या बात है, अब अच्छी सब्जी बनेगी मिला के। तो वही वाली बात है कि भैया पत्थर तो पहले से था ही, अब कॉपर भी मिल गया है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप कितने अच्छे अच्छे टूल्स और हथियार बना सकते हो, सोच के देखो। तो इंसान एकदम से बहुत ही आगे बढ़ गया, बहुत ज्यादा डेवलप हो गया। तो चाल्कोलिथिक एज में क्या चीज है कि इंसान की जिंदगी एकदम से बहुत जल्दी से ग्रो करके डेवलप करके। क्यों सर? पत्थर के ब्लेड से किसी पेड़ को काटना ज्यादा आसान है, कॉमन सेंस लगाओ, या कॉपर के बने ब्लेड से। ऑब्वियसली बात है, कॉपर ज्यादा शार्प है। अगर मैं पत्थर से कॉपर की तुलना करूं तो कॉपर ज्यादा शार्प है कहीं ना कहीं पत्थर से, बिकॉज कॉपर एक मेटल है। तो आप ये सोचो कि अभी तक इंसान पेड़ पौधे पत्थर से ही पीस रहा था, काट रहा था, बट नाउ अब क्या है, अब कॉपर की खोज हो गई है। अब आप कॉपर के वेपन्स बना सकते हो, कॉपर के टूल्स बना सकते हो, कॉपर के चाकू पिन बना सकते हो। और अब इंसान के लिए कटाई करना बहुत आसान हो गया। पहले इंसान पत्थर से जानवर को काट रहा था, ढंग से नहीं काट पा रहा था, बट अब कॉपर के ब्लेड बन गए हैं, कॉपर का चक्कू बन गया है, अब जानवर काटो, पेड़ काटो, सब कुछ आसान हो गया, जिंदगी काफी आसान हो गई। मतलब कॉपर के मिलने के बाद लाइफस्टाइल बहुत इजी हो गया लोगों का, और इसी को हम बोलते हैं चाल्कोलिथिक एज। अब बताइए, घुस गया दिमाग पे या नहीं? रिप्लाई है ना, क्या? ओके, तो आप लोग यहां पे इस पूरे कंसेप्ट को समझ पाए। तो मुद्दा क्या है? अब अगर आज के समय पे कोई आपसे पूछ ले, ये रही आपकी पैलियोलिथिक एज, ये रही आपकी, कोई बातें नहीं करेगा बेटे मेरी क्लास में, आराम से सुनेंगे, बिल्कुल खून के अंदर डाल के जाऊंगा टॉपिक तुम्हारे। तुम ये मत सोचना विश्वास है। देखो मैं एक चीज के लिए बहुत फेमस हूं अन अकेडमी पे, एक ऐसा टीचर जिसका कोर्स हमेशा 1 महीने में पूरा नहीं होता, वो 1 महीने से 2 महीने बन जाते हैं। हमेशा मेरे सेशन ऐड ही होंगे, बिकॉज मैं पढ़ाने में कमी नहीं करता हूं, ठीक है। अगर कोई लोग होंगे जो उसको नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, और जो इसी बात को पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो ये सोचो कि मैं एक्स्ट्रा क्लास क्यों ले रहा हूं, ताकि मैं आपको अच्छे से पढ़ा पाऊं। और इस बार मैंने बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, चाहे 4 में लगे, बट हिस्ट्री ऐसी कर देनी है आप लोगों की कि आप जब पेपर में बैठोगे तो आपको लगे अरे यार खेल है हमारे लिए, खेल। और ज्योग्राफी का बैच भी ऐसी डिटेल में आने वाला है, और पॉलिटी का भी। एंड मैंने सोचा है कि मैं समय निकाल के आपको इकोनॉमिक्स और साइंस में भी हेल्प कर दूं, ताकि आप लोग की जीएस की टेंशन खत्म। पैलियोलिथिक एज और मेसोलिथिक एज, उसके बाद हमारा आगे हो गया न्यूलिथिक एज। जी सर। और सर न्यूलिथिक एज के बाद सर हमारा क्या आ गया? चाल्कोलिथिक एज। अब आप देखो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करके भी आप इनका अंतर बता दोगे। सर पैलियोलिथिक एज वो एज है जहां पे हमें पत्थर मिले, हमने पत्थर का उपयोग किया, पत्थर को अलग अलग शेप देनी शुरू करी।
सर मेसोलिथिक एज में ये एक ऑब्जर्वेशन पीरियड है, जब इंसान ने मौसम बदलता हुआ देखा, पेड़ को बड़ा होता हुआ देखा, इंसान ने हर चीज को ऑब्जर्व करना शुरू किया। इस समय पे इंसान लाटा था, लाटा, उसे कुछ नहीं पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन ये वो समय जब इंसान चीज को ऑब्जर्व करे कि पेड़ बड़ा क्यों हो रहा है, हवा क्यों चल रही है, बारिश क्यों हो रही है, मौसम क्यों बदल रहा है। और प्लस इस एज में भी स्टोन्स को अलग अलग शेप इंसान ने देने की कोशिश करी है। स्टोन्स को शेप यहाँ पे भी मिली है, स्टोन्स को शेप यहाँ पे भी मिली है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। न्यूलिथिक एज में इंसान ने पत्थर को पॉलिश करना शुरू किया। क्यों पॉलिश करा था, मैंने पूरी कहानी बना के सुनाई आपको फोन से लिंक करके। चालुलिथिक एज की अगर हम बात करें सर, कॉपर की खोज हो गई सर, इंसान की जिंदगी बिल्कुल हीरो वाली हो गई, इंसान एकदम से हवा में उड़ गया, क्योंकि सर कॉपर एक मेटल की खोज हो गई। अब बताओ, भूलोगे कभी इसे, भूलोगे किसी? ओके, चलिए अब यहां पे देखिए, अब यहां पे एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर चालकुलिथिक एज तो बाद में आई थी, बाद में आए कभी भी आए। अब मैं आपको एक ही साथ जो एजेस थी मैंने सारी आपको पढ़ा दी, क्योंकि जब आप सीडीएस के प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे ना मैडम, तो आपको चारों एजेस दिखेंगी और बोलेगा इनको अरेंज करो ऑर्डर में, सबसे पहले कौन सी एज आई थी, फिर कौन सी, फिर कौन सी, फिर कौन सी। अब मैं चालकुलिथिक आपको अलग से क्यों पढ़ाऊं, मैंने यहीं पे बता दिया उसे। अब हम इंडस वैली पढ़ेंगे ना, इंडस वैली पढ़ के हम लोग वैदिक एरा में जाएंगे, हम क्यों बीच में चालकुलिथिक को फिर लेके आए, और जब मुझे पता है कि मैं कहानी बना सकता हूं यहाँ पे भी, है ना। खाली किताबी ज्ञान मतलब, जो सिर्फ किताब देके पढ़ा रहा है वो टीचर टीचर है क्या, सिर्फ किताब देके पढ़ा दिया। खुद की भी तो कुछ इमेजिनेशन होनी चाहिए, खुद की भी तो कुछ क्रिएटिविटी होनी चाहिए पढ़ाने की। अभी मोबाइल फोन का एग्जांपल मैंने किसी बुक से थोड़ी पढ़ा है, मैं खुद बनाता हूँ। जब मेरी हिस्ट्री की बुक आएगी, मेरी बुक देखना एक बार आप, ये सब एग्जांपल तक डालूंगा मैं अपनी बुक में, ठीक है। चलिए, आप भी याद रखें कोई बुक आई है हिस्ट्री की। चलिए एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक हमारी कहानी जो है हो चुकी है, अब हम लोग आगे चलते हैं। चालकुलिथिक की लोकेशन मैं आपको भी आगे बताऊंगा, ठीक है। चालकुलिथिक की लोकेशन जो है मैं आपको आगे बताऊंगा। श्रद्धा सारी बातें बताऊंगा मैं, आप आराम से देखते रहो, ठीक है। अब देखो श्रद्धा यहाँ पे ये पूछ रही है कि सर चालकुलिथिक एज के एविडेंस कहां पे मिले, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके एविडेंस की जगह आपको इंडस वैली के समय पता चल जाएगी। बाकी इन तीनों की जगह जो है एविडेंस की मैं आपको बता चुका हूं, है ना। इसकी जगह मैं आपको भी आगे बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़े। ओके, अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, और यहां से इतना समझ लेना कि क्वेश्चन बनने की शुरुआत हो गई है। अब आपके क्वेश्चन बनने की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। हाँ ऋषभ, हाँ बिल्कुल, जिसका भी एविडेंस रह गया, सुनो मेरी बात, मैं आपको अभी बता रहा हूं, जिस भी जगह एविडेंस रह गया टेंशन मत लो, आपको नोट्स में सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। किसी भी एज का अगर एविडेंस रह गया कल तक आपको सब मिल जाएगा, आराम से, बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है। आराम से चिल होकर बैठो यार, ठीक है। आने वाले ऑफिसर हो यार सेना के तुम लोग, आराम से बैठो, पेशेंस रखो, सब में वो मेरी जिम्मेदारी आपको देने की। चलिए मैं पीडीएफ अपडेट कर दूं जरा इसका। हेडिंग डालेंगे सिविल इंडस वैली सिविलाइजेशन, और एक बहुत ही अच्छी और मतलब मैं यही कहूंगा कि थोड़ी सी सस्पेंस थ्रिलर स्टोरी सुनने के लिए तैयार हो जाएं सभी। चलिए, रॉबिन कह सकते हो आप, बिल्कुल। हाँ, चलिए अब यहां पे सुनिए गाइस, आप लोग ना 2 साल के बच्चों का बिहेव कर रहे हो। मैंने आपको जिस जिस जगह के एविडेंस बताया है ना, पहली बात तो आप वही पढ़ो, वही इंपॉर्टेंट है। अगर आप तब भी चाहते हो कि अगर कोई ऐसी है जिसका एविडेंस आपको पता चाहिए, मैं कल आपको नोट्स में दे दूंगा सारे, ठीक है। मैं आपको एक बार 10 बार बोलूं, मुझे वो पसंद नहीं है। ऐसे मत बिहेव करो कि जैसे मैं सेकंड और थर्ड क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा हूं। मैंने आपको ऑलरेडी कहीं सारी एजेस के एविडेंस दिए हैं, जिनके नहीं दिए हैं आपको कल मैं क्लास में प्रोवाइड करवा दूंगा। आप कृपया करके आप पढ़ाई पे ध्यान दें, अननेसेसरी टॉक ना करके, ठीक है। चलिए, ओके, पीडीएफ दिखा क्या आपको, पीडीएफ शो हो रहा है गाइस? एक सेकंड, मैं कर रहा हूँ, एक सेकंड, एक सेकंड, आ गया बस वाली का पीडीएफ आ गया, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा शांति से बैठेंगे प्लीज, बातें ना करके। चलिए, और मैं एक चीज यहाँ पे और बोल दूं, नोट्स अपने कृपया करके साथ साथ बनाते चलना, ठीक है। क्योंकि ये ऐसे पॉइंट्स है, एक ही चीज मैं आपको लिख के नहीं दूंगा, तो थोड़ा कोशिश करना कि आप नोट्स अपने क्लास के साथ बनाना। अब ये मत पूछना कि सर नोट्स कैसे क्लास से बनाते हैं, आपको जो पॉइंट अच्छा लगे उसे आप लिख दो, जो भी ऐसा मेरा पॉइंट आपको लगे जो लिखने लायक है उसे लिख दो आप, ठीक है। हाँ, बाकी कुछ नोट्स आपको यहाँ पीडीएफ में भी मिलेंगे, टेंशन मत लो। चलिए, बुक की जरूरत अभी नहीं आ रही है, जब होगी मैं बता दूंगा, अभी कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट करें, चलिए। तो स्टार्ट करते हैं लर्नर्स, यहाँ पे ध्यान देंगे बिना बातें करें। कुछ नोट्स आपको यहाँ भी मिलेंगे, दिक्कत ना लो पीडीएफ में, और कुछ आप साथ साथ लिखते रहिए, ठीक है। चलिए, तो चर्चा करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, बिना बातें करें ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे 22 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हिस्ट्री के 22 से 23 क्वेश्चन आते हैं, अच्छा खासा वेटेज है। और फायदा भी, बिकॉज बच्चे हिस्ट्री को छोड़ के जाते हैं पेपर में, मैं कहता हूं तुम इसको पढ़ के जाओ, ये तुम्हारा प्लस पॉइंट रहेगा।
जो और बच्चों का वीक पॉइंट है तो तुम स्ट्रॉन्ग बना के जाओ, यही एक स्मार्ट वर्क बोलता है। ठीक है, ध्यान रखना। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। अगर मैं एनसीईआरटी के हिसाब से देखूं तो ये टाइम पीरियड होगा आपका 2600 से लेके 1750 बीसी। ध्यान रखना, अगर मैं एनसीईआरटी के हिसाब से देखूं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का समय है 2600 बीसी से लेके 1750 बीसी। अब यहाँ पे कई सारे ऐसे बच्चे होंगे, सर ये बीसी क्या होता है, सर ये एडी क्या होता है। कुछ मत करो, दो ही क्लास हुई अभी, ये तीसरी क्लास है इस बैच की। उन दोनों क्लास को देखो, एडी बीसी खून के अंदर गिर जाएगा तुम्हारे, पढ़ के देखो, मैंने दोनों क्लास में सब बेसिक्स बताए हैं। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, उनको कवर करो, वहां पे आपको सब दिख जाएगा। 2600 बीसी से लेकर 1750 बीसी का समय है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। सर अगर एनसीईआरटी में ये लिखा है तो यहाँ पे 1900 क्यों लिखा है सर? आप टाइपिंग के ढंग से नहीं कर सकते बेटा, टाइपिंग तो मैं ढंग से ही कर रहा था, लेकिन अलग अलग हिस्टोरियंस का अलग अलग अनुमान है। कोई हिस्टोरियन बोलता है 2600 से 1900, कोई बोलता है 2600 से 1750। सबका अपना अपना ओपिनियन है, अलग अलग इतिहासकारी का अपना अपना खुद का ओपिनियन है। हिस्ट्री कहीं सारे लोगों ने लिखी, किसी एक इंसान ने हिस्ट्री को नहीं लिखा है। तो हर व्यक्ति अपना ओपिनियन देता है, कोई बोलता है कि 2600 से 1900 तक था, कोई बोलता है 2600 से 1750 तक था ना। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, आपके सामने प्रॉपर मैपिंग चलेगी। यहाँ पे हम यूपीएससी के पैटर्न पे पढ़ने जा रहे हैं। मतलब हिस्ट्री इस बैच, मतलब मैं आपको बता दूं, कई सारे बच्चे यहाँ पे ऐसे होंगे जो बिल्कुल नए होंगे, जो मेरे को नहीं जानते होंगे। ये जो हिस्ट्री का कोर्स आप देख रहे हो कोई बेसिक कोर्स नहीं है, ये बेसिक से बिल्कुल हाई लेवल कोर्स है। आपकी फाउंडेशन बन जाएगी, अगर कभी आप फ्यूचर में आईएएस का एग्जाम भी दोगे, यहाँ से आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाएगी, आपको हिस्ट्री में कभी दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल डिटेल में जा रहे हैं हम लोग एक एक चीज के ऊपर। यहाँ देखिए, हमारे भारत का इतिहास अगर हम देखें, भारत का छोड़ा तो पूरे वर्ल्ड की बात करो, अगर हम पूरे वर्ल्ड का इतिहास देखते हैं, अगर हम लोग पूरे वर्ल्ड का इतिहास देखते हैं तो हमें चार बहुत बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन देखने को मिलती है। कौन कौन सी विशाल सर? एक इजिप्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगी इजिप्टियन सिविलाइजेशन, एक आपको मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन ईरान वाले इलाके में देखने को मिलेगी, और इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको भारत के नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया में देखने को मिलेगी, और चाइना के अंदर आपको हुआंग हो सिविलाइजेशन देखने को मिलेगी। देखो मैं आपको इसका रीजन बताता हूं। आप लोग अगर यहाँ पे देख पा रहे हो तो आपको चार सिविलाइजेशन देखने को मिल रही है। सर ये क्यों आपने दिखा दिया सर? यूपीएससी ने, बच्चे पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ के चले गए, आप भी हैरान रह जाएंगे सुन के। बच्चे पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन चार्ट के गए कि पता है यहां से तो क्वेश्चन आता ही आता है। बिल्कुल आता है, मैं खुद कहता हूं आता है। और सवाल कहीं से नहीं आया इंडस वैली का, इस पेज से सवाल आ गया। सर कैसा सवाल आ गया? अगर आप इस मैप को देखें, ऊपर नॉर्थ होता है हमेशा, हम देख रहे हैं नीचे साउथ होता है, मुझे पता है इधर वेस्ट होता है और इधर ईस्ट होता है ना। एक प्लस का साइन बना दो, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, इधर ईस्ट इधर वेस्ट, ये तो सभी को पता है। ये चार सिविलाइजेशन आ गई, कहा कि इनको ईस्ट से वेस्ट की तरफ अरेंज करके दिखाओ। बच्चों ने कभी मैप में सिविलाइजेशन का एरिया ढंग से देखा ही नहीं, आधे बच्चे कंफ्यूज हो गए, जिनको आता मिटा दिया। ये सवाल भी आया। तो पेपर बनाने वाला सवाल कैसे भी बना लेगा, लेकिन आप मान नहीं खाओगे, इसलिए मैं आपकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी करने जा रहा हूं। ओके, अब सर एक बात बताइए, मैप में आपने क्यों दिखाया? लोकेशन देख लो हर एक सिविलाइजेशन की, चारों पूरे विश्व की बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। अच्छा सर, सर हमारे सिलेबस में कौन सी है? बेटा तुम्हारे सिलेबस में तो ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या सर, यहां तो हड़प्पन लिखा हुआ है, आप इंडस इंडस कर रहे हो। बेटा इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी बताऊंगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलो या हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलो, बात एक ही है। सिंधु घाटी सभ्यता बोलो या हड़प्पन सभ्यता बोलो, बात एक ही है। सर ये मैप क्यों दिखा रहे हो बार बार? चलो ठीक है, आपने ये अरेंज वाली बात तो बता दी, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, आगे बढ़ना सर। क्या है यहाँ पे लगेगा, आप मैप खोल के बैठ गए। बात ऐसी है कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन एक ऐसी सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामिया आज के समय वाला ईरान वाला इलाका है, जो आपका ईरान देश है, ईरान जो कंट्री है, वहां पे थी ये सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया। एक्चुअली क्या है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जिस समय पे आपको देखने को मिलती है, उसी समय पर मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन भी आपको देखने को मिलती है। इन दोनों सिविलाइजेशन के बीच में काफी हद तक ट्रेड होता है, काफी हद तक व्यापार होता है। ठीक है, तो मतलब यहां के लोग यहां आते होंगे और यहां के लोग यहां जाते होंगे। तो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की जो किताबें हैं, ये जो ऐसी बुक्स हैं जिनके ऊपर आप ये मानो कि इस पूरे वर्ल्ड के अंदर, इस पूरी दुनिया के अंदर जो ऐसी किताबें हैं जहां पर मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के ऊपर जानकारी लिखी है, तो जो भी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की बुक्स वगैरह होंगी, उन बुक्स में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में भी बहुत कुछ बताया गया है। मतलब आपको दूसरी सिविलाइजेशन, दूसरी कंट्री के किताबों से, नोट्स से, डॉक्यूमेंट से अपने देश की सिविलाइजेशन के बारे में भी जानकारी हासिल होती है। अब हम तो ये सोचेंगे ना कि हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता कहां से चलता है? बस वही किताबें, वही इंस्क्रिप्शन जो हमारे देश में रहे होंगे उनको पढ़ के नहीं। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन
के अंदर से भी हमें बहुत कुछ इंडस वैली के बारे में पता चलता है, क्योंकि लगभग इन दोनों का टाइम पीरियड आप कह सकते हैं अप्रॉक्स एक जैसा था, और इन दोनों के बीच में व्यापार भी बहुत अच्छा चलता था, ट्रेड चलता था दोनों के बीच में, तो दैट्स व्हाई। अच्छा सर, अब यहां पर क्या चीज है, चलो थोड़ी सी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इतनी बात तो चलो हम समझ गए मैपिंग। अगर हम लोग यहां पे देखें जरा सा, तो यहां पे आप देखेंगे इस मैप को अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो सिर्फ मेरा मार्कर देखिएगा और कुछ मत देखिए। जितना एरिया मैंने रेड मार्कर से हाईलाइट किया, क्या दिख रहा है सभी को? जितना एरिया मैंने रेड मार्कर से हाईलाइट किया, क्या सभी लर्नर्स को दिख रहा है? ध्यान से देखिए, दिख रहा है। इतने एरिया को ही हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, इतने ही एरिया को हम बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। जितना एरिया मैंने रेड मार्कर से हाईलाइट किया है, इतने इलाके को, इतने एरिया को हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। पहली बात। नाउ सर, इसको हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोला? बेसिक्स, पहले बेसिक्स पता होना चाहिए, ताकि कल को तुम्हें लगेगा सर तो बहुत बेसिक बातें बता रहे, बेटा ये बेसिक बातें अगर पता होती तो एग्जाम अभी तक निकल जाता। बेसिक नहीं आता, सीधा हाई चीजें पढ़ोगे, क्या फायदा पढ़ने का? सर एक बात बताओ सर। मैंने कहा हाँ बोलो। सर ये भारत का मैप आपने बना दिया। मैंने कहा बना दिया। सर आपने अभी हमें कुछ बोला कि इस तरफ वाला जो इलाका है, ये वाला इलाका, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है। सर ये इंडिया का मैप हो गया। और सर आपने बोला कि ये वाला जो इलाका है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है। सर एक बात बताओ, इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन काहे कह रहे हैं हम लोग? मैंने कहा भैया बात ऐसी है कि इस क्षेत्र में इंडस रिवर बह रही है, लोग इस रिवर के किनारे आके रहने बसने लग गए, लोग इस इंडस नदी के किनारे आके रहने लग गए, बसने लग गए, खेती करने लग गए, यहीं पे अपनी झुग्गी झोपड़ियां बना के सेटल हो गए। तो ऐसे लोग जो इंडस नदी के किनारे बस गए, रहने लग गए, इन लोगों ने अपनी अपनी दुनिया बना ली। सर इंडस नदी के किनारे क्यों आके रहे सर? कहीं और जाके क्यों नहीं रहे? बिकॉज जीने के लिए सबसे बड़ी चीज चाहिए पानी। आप खाना नहीं खाओगे चलेगा, पानी नहीं पियोगे मर जाओगे। सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए सबसे मेन चीज चाहिए पानी। बिना पानी के कैसे जिंदा रह सकते हो? तो इंसान को पता है कि अगर मुझे जीना है तो मुझे सबसे मेन चीज चाहिए पानी। बिना पानी के मैं नहीं जी सकता। तो इस समय के लोग कोई ऐसी जगह ढूंढते थे सेटल होने के लिए जहां पे उनको पानी मिले, और जहां उनको पानी मिल गया वहीं पे अपने घर बना लेंगे, ताकि पानी पी पी के वो अपनी जिंदगी जी सकते हैं, मरेंगे नहीं। तो हर कोई नदी ही ढूंढता था सेटल होने के लिए, कि बस कहीं पे देखो जहां पे नदी। अब आज तो तुम्हारे घर में पाइप लगे हुए, घर तक पानी आ जाता है। पहले तो थे नहीं ऐसे पाइप की घर में, पाइप के दौरान आज तुम्हारे घर में गीजर होगा, नल के होंगे बाथरूम में, घर के अंदर तक पानी मिल रहा है। भाई आज के जमाने नहीं पढ़ रहे हो तुम लोग, हजारों साल पहले की बात कर रहे हो। तब लोग के घर में पाइप वगैरह नहीं आते पानी पीने के लिए। तो उस टाइम पे लोग नदी ढूंढ रहे, कोई नदी ढूंढो, कम से कम पीने की एक सोर्स मिल जाएगी पानी। जहां नदी दिखे वहीं पे जो है नदी के किनारे घर वगैरह बना लो, सेटल हो जाओ। तो सब लोग जो है इंडस नदी के किनारे सेटल हो गए, रहने लग गए। और जब आप एक नदी के किनारे सेटल होते हो, रहने लग जाते हो, उसी नदी के आसपास अपनी एक सोसाइटी बना लेते हो, अपने पूरा शहर आपने रिवर के किनारे बना लिया, इसी चीज को हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक नदी के किनारे बसा हुआ शहर। क्या सर बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा हूं, यहां देखो, यहां पे आपको चाइना दिख रहा होगा। कभी आप चाइना सिविलाइजेशन नहीं बोलते हो, आप हमेशा बोलते हो हुआंग हो सिविलाइजेशन, क्योंकि हुआंग हो एक नदी का नाम है। तो जो लोग हुआंग हो नदी के किनारे बस गए, उन्होंने नाम दे दिया हुआंग हो सिविलाइजेशन। जो लोग इंडस रिवर के किनारे बस गए, उन्होंने नाम दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो लोग मेसोपोटामिया के अंदर बस गए, वो लोग किस रिवर के किनारे बसोगे? ईरान के अंदर दो नदियां बहती हैं, एक टिग्रिस एक यूफ्रेट्स, ये दोनों रिवर के नाम है। इन दो नदियों के किनारे लोग रहना शुरू कर दिए। ये रिवर का नाम आपको हमेशा दिखेगा। ईरान के अंदर लोग इन दो रिवर्स के किनारे रहने लगे। लेकिन यहां पर हम इस सिविलाइजेशन को टिग्रिस यूफ्रेट्स सिविलाइजेशन नहीं बोलते, हम बोलते हैं मेसोपोटामिया। ये यहाँ के लोगों की सोचना होगा ऐसा, इन लगा कि हम शहर के नाम पे ही जो है सिविलाइजेशन का नाम रखेंगे। लेकिन अगर आप चाइना के अंदर देखो तो रिवर के नाम पे ही नाम है सिविलाइजेशन का। इंडिया के अंदर भी रिवर के नाम पे ही नाम है सिविलाइजेशन का, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हुआंग सिविलाइजेशन। हुआंग भी एक नदी है, इंडस भी एक नदी है। लेकिन मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन बोलो आप, या आप नदियों के नाम से बोल लो, टिग्रिस और यूफ्रेट्स सिविलाइजेशन, बात एक ही है। टिग्रिस और यूफ्रेट्स दो रिवर के नाम है। इजिप्ट के अंदर देखो, आप बोलते हो इजिप्टियन सिविलाइजेशन, आप इजिप्टियन सिविलाइजेशन बोलो या आप नाइल वैली सिविलाइजेशन बोलो, बात एक ही है। नाइल भी एक रिवर का नाम है। तो कुल मिलाकर जब आप किसी नदी के किनारे बस जाते हो, तो उस नदी के नाम से उस क्षेत्र को जाना जाता है। ऐसे ही हमारे देश के लोग इंडस रिवर के किनारे आके बस गए, तो हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। कभी क्लियर हुआ ऐसे बेसिक्स आज तक? कभी नहीं क्लियर होंगे, मैं बता रहा हूं। बट आज मुझे लग रहा है कि समझ में आ रहा होगा कि हाँ एक्चुअल में क्या चल रहा है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। इतनी बात हम सबको समझ में आ गई। अब आप किसी को पढ़ा भी सकते हो, समझा भी सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। शैल वी कंटिन्यू? डन है? नहीं नहीं नहीं, कहीं नहीं जाना है।
इसी बैच में आपका सब कुछ चलेगा। 3 से 4 महीने का ये बैच है। एंशिएंट हिस्ट्री के बाद हम लोग जाएंगे मिडिवल हिस्ट्री में, मिडिवल हिस्ट्री के बाद हम जाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। तीनों हिस्ट्री लाइन से इसी बैच में आपकी चलेगी सुबह 8 से 9:30। और सारे टॉपिक्स आपका विजयनगर एम्पायर, संगम लिटरेचर, बहामनी किंगडम, चोलास, पल्लावाज, राष्ट्रकूटाज, सब कुछ कवर होगा आपका। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये बातें हमने जान ली है। अब देखिए, हाँ अंगद, देखिए अब स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे बोलता हूं कि आप इमेजिन करो कि मैंने ये एक रफली मैप आपके सामने बना लिया। ये मैंने एक आपके सामने रफली मैप बना लिया। जो भी नए बच्चे हैं वो इस आदत को बहुत जल्दी से डाल लें। जब भी मैं कुछ ऐसा वी जैसा स्ट्रक्चर बनाऊं, समझ आना सर ने इंडिया का मैप बना दिया, मुझे ऐसे ही मैप बनाना आता है। पुराने बच्चे सब जानते हैं, नए वाले इस बात को समझ जाएं। ठीक है, चलिए अब मैंने यहां पे लिख दिया इंडिया। देखिए, आप सभी जानते हैं कि यहां पर एक रिवर बह रही है। उस रिवर का नाम है इंडस रिवर। आप सभी जानते हैं कि यहां पर भी एक रिवर बह रही है। अगर कभी मेरी स्पेशल क्लासेस देखी होंगी तो थोड़ा बहुत तो आइडिया हो गई, गंगा रिवर। हाँ या ना? बिल्कुल। अब आप यहां पे देखें, इस नदी के किनारे हम सभी को पता है, हम जो सिविलाइजेशन पढ़ने जा रहे हैं वो है इंडस सिविलाइजेशन। लेकिन शुरुआत कैसे हुई सर? इंडस वैली सिविलाइजेशन जो टॉपिक है सर, ये कैसे एक टॉपिक बन गया? ध्यान से देखना, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा बिल्कुल ऊपर तक। ये हो गई इंडस नदी। एक सेकंड यार, आइए। ये इंडस रिवर, ये गंगा रिवर। एक जगह है जिसका नाम है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है? सर हमें कुछ नहीं आता सर। बेटा कुछ नहीं है, एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हिस्ट्री को खोजने की कोशिश करती है खुदाई करके। मैंने यहां पे किसी से बेटा ईयर पूछा? क्या मैंने किसी से ईयर पूछा है? कुछ पूछा मैंने? तो आप क्यों कमेंट कर रहे हैं? यही रीजन है कि हमारे देश में बहुत कम लोग अधिकारी बन पाते हैं, क्योंकि चटक बनने की कोशिश करते हैं। जो पूछा नहीं वो शुरू हो जाते हैं। ये नहीं सोचते कि जो सर पहले बता रहे हो हम सुन लें। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है खुदाई करना। खुदाई करना, खुदाई कर करके भारत का इतिहास खोजना, इंडिया की हिस्ट्री खोजना। इस बात को आप ध्यान रखना। खुदाई करने के लिए हम यहाँ पे इंग्लिश में एक शब्द यूज करेंगे, एक्सकावेशन। एक्सकावेशन का मतलब है खुदाई के लिए। अगर मेरे मुंह से कभी भी एक्सकावेशन शब्द निकले, समझ आना सर खुदाई करने की बात कर रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो पहले आप कह सकते हैं डायरेक्टर जनरल थे, उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंगम। यहाँ के जो पहले डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंगम। अलेक्जेंडर कनिंगम, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो पहले डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंगम। अच्छा सर, एक्चुअली क्या होता है कि अलेक्जेंडर कनिंगम ने अपने कुछ मजदूरों को बोला, भाई इधर आओ। मजदूरों ने बोला, जी साहब आज जरा हम गंगा नदी के आसपास चलेंगे, गंगा नदी के आसपास वाला जो इलाका है वहां पे खुदाई करेंगे। तो जो भी मजदूर हैं या जो भी आप कह लो कि अलेक्जेंडर कनिंगम की टीम के लोग हैं, वो बोलते हैं ठीक है सर चलो उठाते हैं खुदाई करने वाले सामान और चलते हैं। तो अलेक्जेंडर कनिंगम ने क्या किया, अपनी टीम के लोगों को बुलाया कि गंगा नदी के आसपास से ही भारत का इतिहास शुरू हुआ है, इंडिया की हिस्ट्री शुरू हुई है। तो हम लोग गंगा नदी के आसपास वाला इलाका खोदना शुरू करेंगे और वहीं से सारा इतिहास बाहर निकालेंगे। अलेक्जेंडर भाई साहब अपनी टीम के साथ गंगा नदी के आसपास वाले इलाके में चले गए। अलेक्जेंडर भाई साहब ने क्या किया, गंगा नदी के आसपास वाला जो इलाका था उसको खोदना शुरू किया और खोदते रहे और बहुत सी पुरानी चीजें इनको मिलती रही और एक हिस्ट्री, एक कहानी बननी शुरू हो गई। अलेक्जेंडर का यह मानना था कि भारत का जो इतिहास है वो गंगा नदी वाले इलाके से कहीं ना कहीं शुरू होता है। मतलब इनका यह मानना था कि लोग सबसे पहले गंगा नदी के आसपास कहीं किनारे पे आके बसे थे। अचानक क्या होता है, इनका कोई मजदूर या इनकी कोई टीम का मेंबर इस क्षेत्र में जा रखा होता है। अलेक्जेंडर कनिंगम की टीम का कोई मेंबर इस क्षेत्र में जा रखा होता है और यहां पर जो है इसको एक सील मिलती है। एक सील मिलती है, ये उस सील को उठाता है। सील इज जस्ट लाइक अ कॉइन, कॉइन की तरह, एक सिक्के की तरह होता है सील। ये क्या करता है, सील को उठाता है
तो बोलता है ये क्या है, तो सील को ऐसे से देखता है ये, और दौड़ता हुआ जाता है, अलेक्जेंडर साहब, अलेक्जेंडर साहब, मैं क्यों चिल्ला रहा है, क्या हो गया सर, वहां पे ना मुझे एक सील मिली है सर। अलेक्जेंडर साहब इस सील को देखते हैं, बोलते हैं काफी पुरानी सी तो लगती है सील ये, चलो कोई बात नहीं हटाओ। अब होता क्या है कि ये बंदा दोबारा यहाँ पे जाता है कि मुझे कुछ और ना मिल जाए। अभी देखता है कि थोड़ी सी खुदाई खुदी करता है यहाँ पे मिट्टी की, इसे कई सारे ईंटें, कई सारी इसको ब्रिक्स मिल जाती हैं, ये ईंटें निकालता है। अलेक्जेंडर साहब, अलेक्जेंडर साहब, अबे क्यों चिल्ला रहा है, सर मुझे इंडस नदी किनारे कुछ ईंटें भी मिली है सर। अलेक्जेंडर कनिंघम बोलते हैं चक्कर क्या है, चक्कर क्या है। अलेक्जेंडर बोलता है हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हटाओ, ईंटें मिल रही, कुछ मिल रही, समझ नहीं आ रहा। एक्चुअली अलेक्जेंडर ने इन चीजों को इग्नोर कर दिया। एक्चुअली सच्चाई ये थी कि इंडस नदी के किनारे जब खुदाई हुई तो वहां पे सील मिल रही है, ईंटें मिल रही हैं पुरानी, और ये बात अलेक्जेंडर को उसकी टीम के लोगों ने आके बोली भी। इसने बोला छोड़ो, हटाओ, चुप, बिल्कुल चुप, भारत का इतिहास गंगा नदी के किनारे से ही शुरू हुआ है, हम यही दिखाएंगे, चुप, मेरे काम में कोई टांग अड़ाएगी नहीं, आराम से बैठो, गंगा नदी किनारे से ही भारत का इतिहास शुरू हुआ है। अब भैया बंदा डायरेक्टर जनरल है, इसकी बात कौन मना करेगा कि हाँ भाई जो सर ने बोला वही मान लें। तो भाई साहब यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर गए कि भाई साहब ने इंडस नदी के आसपास वाले इलाके को इग्नोर कर दिया। अगर ये बंदा थोड़ा सा इन चीजों को देख के अपनी टीम को एक बार ये बोल देता कि भैया गंगा नदी वाला इलाका छोड़ो और इंडस नदी के आसपास वाला इलाका खोदना शुरू करो, शायद से ये ज्यादा पुरानी कहानी है, गंगा नदी के किनारे लोग रहते होंगे, बट उससे भी पहले शायद से लोग इंडस नदी के किनारे रह रहे हैं। ये काम इसने इतना दिमाग नहीं लगाया, इस बंदे ने इतना दिमाग लगाया क्योंकि ये अपनी कहानी के साथ छेड़छाड़ नहीं करवाना चाहता था। ऑलरेडी ये गंगा नदी के आसपास वाला इलाका ना, अलेक्जेंडर कनिंघम ने गंगा नदी के आसपास वाला इलाका काफी हद तक खुदवा दिया था। अब इसने सोचा मैंने इतनी बड़ी कहानी गंगा नदी के आसपास बना दी है कि इस भारत का इतिहास जो है गंगा नदी के आसपास से शुरू हुआ है, अब यार अगर मैं इंडस नदी के आसपास खुदाई कराऊंगा पता नहीं कब फिर एक नई कहानी बन जाएगी। तो इसने सोचा कि जो मैंने बना लिया वही मैंने बना ली, वही हिस्ट्री है भारत की। इसने एक बार भी नहीं सोचा कि भाई गंगा नदी से पहले का इतिहास इंडस रिवर का है, गंगा नदी से पहले लोग इंडस रिवर के किनारे रहा करते थे। इस बंदे ने इसको छोड़ दिया क्योंकि ये अपने काम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, क्योंकि इसकी काफी हद तक मेहनत यहां लग चुकी थी। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि ये तो चले गया, ये भाई साहब तो चले गए। अब कहीं ये, अब अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो होता क्या है कि अलेक्जेंडर कनिंघम चुपचाप जो है अपनी कहानी गंगा नदी के ऊपर ही बना के निकल गया। अलेक्जेंडर ने सबके सामने दिखाया कि भारत का इतिहास गंगा नदी के किनारे से शुरू होता है, और झूठी झूठी रिपोर्ट, झूठी कहानी अपने इसने बना बुन के दिखा दी। इसी बात पे भारत के जो एक वाइसरॉय थे जिनका नाम था लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन को काफी गुस्सा आया। लॉर्ड कर्जन ने बोला यार कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर लोग बहुत ज्यादा करप्शन कर रहे हैं, कैसे भी रिपोर्ट बना दे रहे हैं, कुछ भी दिखा दे रहे हैं कि ये है भारत का इतिहास, चाहे वो हो या ना हो। लॉर्ड कर्जन ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल की पोस्ट ही खत्म कर दी। उसके बाद कुछ समय बाद लॉर्ड कर्जन, जो कि भारत के वाइसरॉय रहे हैं 1899 से लेकर 1905 तक, उन्होंने इस पोस्ट को खैर दोबारा से बना दिया। लॉर्ड कर्जन ने गुस्से में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पोस्ट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर जो डायरेक्टर जनरल की पोस्ट है उसको खत्म कर दिया कि यार हर कोई फेक कहानी बना रहा है फालतू का, लेकिन बिना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के आप हिस्ट्री भी नहीं खोज पाओगे। तो लॉर्ड कर्जन ने दोबारा से, पहले तो गुस्से में उसने डायरेक्टर जनरल की पोस्ट खत्म कर दी, फिर उसने दोबारा से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर इस डायरेक्टर जनरल की पोस्ट बना दी, और उसने अगला डायरेक्टर जनरल बनाया सर जॉन मार्शल को। सर जॉन मार्शल, तुम हो अगले डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, कि ढंग से खोज करो। जो गलती अलेक्जेंडर ने करी थी वो जॉन मार्शल नहीं करेगा। जॉन मार्शल क्या करेगा, जॉन मार्शल को पता है कि अलेक्जेंडर ने इंडस नदी वाला एरिया इग्नोर कर दिया था। जब भी हम किसी स्कूल में जाते हैं, मान लो कि आज मैं हूं, आज मान लो मुझे किसी स्कूल में बोला कि विशाल सर आप आओ, मैंने क्यों आऊं, मैं क्यों आना है मुझे, कि सर हमारे स्कूल में हिस्ट्री के टीचर चाहिए, पुराने वाले टीचर से बच्चों की बहुत कंप्लेन थी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे बुला लिया। तो जिस दिन मैं क्लास में गया, बच्चे, ठीक है, जैसे मैं क्लास में गया तो बच्चे बहुत परेशान। मैंने कहा बेटा क्या बात, इतने डिमोरलाइज क्यों बैठे हो, मैं तुम्हारा नया हिस्ट्री का टीचर हूं। मैंने कहा अच्छा बताओ तुम इतने परेशान क्योंकि पिछले वाले टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, कि हाँ सर ऐसे थे वैसे थे, जब देखो फोन पे मैडम के साथ लगे रहते थे, हमें पढ़ाते नहीं थे सर। अच्छा, मैंने और क्या क्या कमियां थी, कि सर उन्होंने ऐसे नहीं पढ़ाया, उन्होंने ये नहीं पढ़ाया। तो मुझे बच्चों ने फीडबैक दे दिया कि पुराना वाला हिस्ट्री का टीचर ऐसा था, तो जाहिर सी बात है मैं वो गलतियां नहीं करूंगा।
जो गलतियां पुराने टीचर ने करी थी मैं वो नहीं करूंगा, मैं कुछ और अच्छा करूंगा उनके लिए। सेम चीज जब सर जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल बने आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, तो इन्हें मालूम था कि जो मुझसे पहले था ना अलेक्जेंडर कनिंगम, इसने इंडस नदी वाला पूरा एरिया इग्नोर कर दिया था। इसको मैं इग्नोर नहीं करूंगा, मैं तो यही खुदाई कराऊंगा। और जॉन मार्शल अपनी टीम के साथ इंडस नदी के किनारे पहुंच गया। चलो भाई लौंडो शुरू करो खेती करना, खेती नहीं सॉरी खोदना, खोदना शुरू करो। तो जो जॉन मार्शल थे उन्होंने इंडस नदी के आसपास वाला पूरा इलाका खुदवा दिया। और भाई साहब सील निकल रही है कहीं सारी, ईंटें निकल रही है कहीं सारी, हड्डियां निकल रही हैं। जब यहां पे खुदाई शुरू हुई जॉन मार्शल के द्वारा तो पता नहीं कितना कुछ बाहर आ गया। चलो एक आधा पत्थर निकले हम इग्नोर कर दें, एक आधी सील निकले हम इग्नोर कर दें। जब खुदाई शुरू हुई तो यहां से तो बहुत कुछ बाहर आ रहा है। तो यहां से तय होता है कि भैया भारत की हिस्ट्री गंगा नदी के किनारे से शुरू नहीं होती है, भारत की हिस्ट्री इंडस नदी के किनारे से शुरू होती है। और तभी हम लोग बोलते हैं कि सर जॉन मार्शल साहब जो हैं इनके द्वारा ही इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज हुई है। इनके साथ दो भारत के लोग भी थे जो खोज करने में हेल्प कर रहे थे। जॉन मार्शल के साथ दो इंडियंस भी थे जो इनकी मदद कर रहे थे। कौन सर? आर डी बनर्जी, रखाल दास बनर्जी, जिन्होंने मोहनजोदारो की खोज करी है, सुना होगा। और दयाराम साहनी जिन्होंने हड़प्पा की खोज करी है। दयाराम साहनी, आर डी बनर्जी जैसे इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट, भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट भी इनके साथ थे। और यहां से शुरुआत होती है इंडस वैली सिलेक्शन की, यानी कि भारत की हिस्ट्री की, इंडियन हिस्ट्री की। वो सारा मैं बताऊंगा कौन थे, आर डी बनर्जी, दयाराम साहनी, वो सब मैं बताऊंगा। पहले बताओ जो बातें मैंने बोली वो समझ में आई? वो सब आपको नोट्स में मिल जाएगा, टेंशन मत लो। सारे नाम सब कुछ आपको नोट्स में मिल जाएगा। पहले ये समझो कि जो कहानी समझाई जा रही है भैया वो समझ में आ भी रही है नहीं आ रही है। नोट्स का टेंशन मत लो। दयाराम साहनी क्या बोला सर आपने, सर आर डी बनर्जी क्या बोला, वो सब समझ में आ जाएगा, वो सब नोट्स में मिल जाएगा। चलो ठीक है, जितने नाम मैंने मुंह से निकाले हैं ये सब आपको मैं कल नोट्स में दे दूंगा, आप टेंशन मत लो। अगर मैंने नहीं दिया तो शुरू हो जाना, दबा के कमेंट्स पेलना है। सर पहले हमें नाम बताओ, सर पहले हमें वो दो। ठीक, पर पहले आज कहानी को सुनो। कल आपको सारे नाम सब कुछ मिल जाएंगे दस्तावेज के साथ, लॉर्ड कर्जन कुर्जन सब, सब मैं कल यहाँ आपको दे दूंगा। आपको मैं बताऊं, आप लोग मजाक से हट के बताऊं, मैं सुबह 6:30 7 बजे अपने घर आया हूँ रात भर ट्रैवल करके, और 7 बजे मैं सुबह सोया हूँ। आप यकीन मानेंगे, सुबह 7 बजे मैं सोया हूँ, उसके बाद मैं 7:40 पे उठा हूँ, उसके बाद मैंने ये जैकेट डाली और मैंने कनेक्शन वगैरह बना के तुम्हारी क्लास स्टार्ट कर दी। मैं रात भर ट्रैवल किया हूँ, यही जिंदगी। कल आपकी मैंने करंट क्लास नहीं ली थी, यस्टरडे मैं अपनी फैमिली के साथ था। ठीक है, परसों क्लास आपकी इसलिए नहीं हुई थी हिस्ट्री की, बिकॉज उस दिन टेक्निकल कुछ इशू था, आई डोंट नो क्या था वो। कल मेरी तरफ से मैं मानता हूं मैंने ऑफ लिया होगा। ठीक है, तो आप टेंशन मत लो, आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला, आराम से सुनिए, सब हो जाएगा। ये नोट्स वगैरह सब मिल जाएगा। ये नोट्स के पीछे मत भागो, पहले सीख लो नोट्स, बचपन से आज तक लिखते ही तो आए हो तुम लोग। चमकाइए तुमने कॉपियां, क्या मिल गया उससे तुम्हें? सीख लो जब कोई सिखा रहा है पहले। चलो समझ गए? अरे हमारे लिए क्लैपिंग मत करो, बस ये बताओ समझ में आ गया? ठीक, चलो अब हम लोग यहां तक पूरी कहानी पढ़ चुके हैं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल हमें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल यहां तक हमने सारी बातें जान ली। अब आप लोग यहां पे अगर आप देखेंगे तो आज के समय पे अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक चाल को क्या है, बता दोगे? मैं तो कह रहा हूं बिना रिवीजन के भी बता दोगे, मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाया है, बिना देखे भी बोल दोगे। इंडस वैली सिलेक्शन की शुरुआत कैसे हुई, कनिंगम ने क्या ड्रामे किए, मार्शल साहब क्यों आए, उन्होंने क्या फायदा उठाया, सब कुछ क्लियर हो गया। वेरी गुड, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाँ ध्यान दीजिए।
अभी बातें नहीं। सर जो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनका आज आईबी का पेपर है या एफकेट का है, तो भाई सभी को ऑल दी वेरी बेस्ट। पहली बात तो ये, मैं कल से बिजी था, मैं इसलिए किसी का मैसेज वगैरह नहीं देख पाया हूँ, मुझे माफ कीजिएगा, है ना। बट मेरी साइड से आप सभी को ऑल दी वेरी बेस्ट, अच्छे से करना, सब हो जाएगा। चलिए, सर जॉन मार्शल के साथ दो इंडियंस भी थे, एक थे दयाराम साहनी, एक थे दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, और इनके साथ एक व्यक्ति और थे, आरडी बनर्जी। तो आप इस बात को ध्यान में रखना कि ये दोनों तो इंडियन है, नाम से पहचान आ रही है, यहां सर इंडियन है। दयाराम साहनी भी कौन है सर? इंडियन है। और भाई साहब जो सर जॉन मार्शल है, ये अंग्रेज होंगे। तो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल हैं, ये भाई साहब मार्शल साहब, इनके साथ दो इंडियन भी हैं। इन लोगों ने मिलकर इंडस वैली सिलेशन की खोज करी, आप ये कह सकते हो। नो, लेकिन यहां पर एक बहुत ही प्यारी लाइन जो कहीं ना कहीं आपको इंडस वैली सिलेशन के ऊपर बहुत अच्छी क्लियरिटी देगी। और ऐसी लाइंस मतलब अगर आप पढ़ लें तो मजा ही आ जाए, क्या ही कहें। एक व्यक्ति है जिन्होंने एक बात बोली, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी का मतलब मैंने आपको बता दिया, खुदाई खुदाई करके इतिहास को निकालना। जॉन मार्शल हैड, एक सेकंड यार, जॉन मार्शल लेफ्ट इंडिया 300 years older than he had found her। देखिए, एक व्यक्ति है जिनका नाम है एस एन रॉय। एक बहुत बड़ी बात बोल गई है, बहुत बड़ी बात। ध्यान में रखना है कि व्यक्ति इनका नाम था एस एन रॉय। एस एन रॉय ने अपनी बुक द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ये समझिए कि द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी एस एन रॉय की किताब है। और इस किताब में एस एन रॉय ने क्या लिखा? जॉन मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 years older than he had found। मतलब सिंपल सी बात है कि जो सर जॉन मार्शल साहब आए, ये इंडियन हिस्ट्री को और बूढ़ा बना के चले गए। सोच के देखिए, एस एन रॉय ने क्या बोला कि जो जॉन मार्शल है, ये भारत के इतिहास को, इंडियन हिस्ट्री को और पुराना करके चले गए और बूढ़ा करके चले गए। क्यों? अलेक्जेंडर कनिंघम की अगर माने तो उसने तो ये बोल दिया कि इंडिया की हिस्ट्री गंगा नदी के आसपास वाले इलाके से शुरू होती थी। लेकिन मार्शल साहब जब आए, उन्होंने अलेक्जेंडर कनिंघम की गलती को पकड़ लिया कि इस बंदे ने इंडस नदी के आसपास तो खुदाई करवाई ही नहीं थी। और इंडस नदी के आसपास जब जॉन मार्शल ने खुदाई करवाई, तो यह समझ में आ गया, नहीं नहीं भैया, गंगा नदी से पुराना इतिहास इंडस नदी के आसपास वाले एरिया का है। तो जॉन मार्शल ने क्या किया? इंडिया की हिस्ट्री को और पुराना कर दिया और बूढ़ा कर दिया, 3000 साल, 3000 साल और पीछे कर दिया। तो ऐसा एस एन रॉय ने बोला था। ठीक है, तो ये होते हैं बेसिक्स और चीजें कि हाँ ऐसा भी कुछ हुआ है। तो अगर आपसे कोई यूपीएससी में सवाल पूछ ले कि विच पर्सन इन द इंडियन हिस्ट्री मेंशन्ड दैट सर जॉन मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 years older than had found, नहीं हिला पाएगा बच्चा सवाल, नहीं हिला पाएगा, उसने नहीं पढ़ा होगा। एस एन रॉय, या जी, एस एन रॉय। ठीक है, हाँ जी। तो चलिए लर्नर्स, 1 मिनट का ब्रेक है। मैं पहले आपको बता दूं, थोड़ा सा तब से हम पढ़ रहे हैं। 1 मिनट का आपका ब्रेक है। जो भी नए बच्चे, मैं उनको बता दूं, सबसे पहली बात यहां पे सुनेंगे जो मैं कह रहा हूं, कि जो भी नए बच्चे हैं वो पहली बात तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, अनअकैडमी@विशाल, अनअकैडमी@विशाल। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लो। यहाँ पे मेरे करंट अफेयर्स और बाकी चीजों के लिंक भी आपको मिलेंगे, इसे तुरंत ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेमोरी नहीं है फोन में तो व्हाट्सएप को हटा दो, इसे डाल दो, ये मेन है। व्हाट्सएप बाद में काम आ जाएगा, इसको ज्वाइन करो। और जब भी मैं बोलूँ कि अटेंडेंस लगा दो, पुराने बच्चों को सभी को, जो नए बच्चे हैं सुन लो, बस आपको कमेंट में पी टाइप करना है। पी मतलब प्रेजेंट, सिर्फ एक बार। ठीक है, एक बार कमेंट में पी लिखेंगे मतलब आप प्रेजेंट हैं। 10 बार नहीं लिखना है, टीचर की रिस्पेक्ट करना जरा। तो गाइस, मैं पानी पी के आ रहा हूँ, एक बार अटेंडेंस लगा दो और एक दो बच्चे काउंट करके रखना, मैं आ रहा हूँ।
गाइस शैल वी कंटिन्यू, स्टार्ट करें। चलिए, तो सभी लर्नर्स यहाँ पे ध्यान देंगे, हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं। देखिए गाइस, मैं आपको इसे बताता हूँ, ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनना। मैं आपको एक पर्सनली बात बताता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप में से कई सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि सर आप कमेंट्स इग्नोर करते हैं गाइस, हमें कभी भी किसी कमेंट्स इग्नोर करने का शौक नहीं है। पहली बात, कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी लिखने से पहले 10 बार सोचा करो कि आप क्या लिख रहे हो, सामने वाले को कोई चीज बुरी भी लग सकती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अभी आपके कमेंट्स ही पढ़ता रहूंगा तो मैं समझाऊंगा कब, पहली बात तो ये, ठीक है। अगर आज मान लो कि एक बच्चे ने कुछ कमेंट लिख दिया, क्वेश्चन पूछा, मैं उसका आंसर दूंगा तो 10 बच्चे और पूछेंगे, फिर मुझे उनके भी आंसर देने पड़ेंगे, बिकॉज बच्चे बोलेंगे सर आपने उसका आंसर दिया, मेरा आंसर नहीं दिया, कोर्स कैसे पूरा होगा, है ना। ठीक है, आज आपकी तीसरी क्लास थी, इफ आई एम राइट। कल आपका डाउट सेशन है, कल आप अपने डाउट्स पूछ लेना। कल जैसे ही हमारी क्लास स्टार्ट होगी तो शुरू के आधे घंटे आप लोग अपने डाउट पूछना, फिर हम लोग 1 घंटा अपनी पढ़ाई करेंगे। ये मत सोचना कि मैं कभी भी इतना समय वेस्ट ही नहीं करता हूँ। आपके जो डाउट्स होंगे, आप कल आते, हर 3 दिन बाद डाउट सेशन होता है, तो आप उस सेशन में आके अपने डाउट्स पूछिए सर, ठीक है, जो आपके मन में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कल आते ही आप लोग अपने शुरू में डाउट्स पूछिए, उसके बाद हम लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे कल, ठीक है। तो इतना अगर आप समझदार बन जाइए, है ना, क्योंकि लिखने से नहीं होता, हमें बहुत सी चीज देख के चलनी पड़ती है। आपने तो कमेंट लिख दिया, लेकिन मुझे सबको लेके चलना पड़ता है। चलिए कंटिन्यू करेगा इस डन यहां तक। चलिए, तो अब यहां पर क्या चीज है, यहां तक हमने सर सारी कहानी जान ली, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वही मैं बता रहा हूं, सुनिए। चलिए, तो यहां तक हम लोगों ने जो है स्टार्ट कर दी है कहानी, ओके। चलिए ध्यान देंगे। अच्छा एक बात और है गाइस, मैं आपको ये बात बताना भूल गया हूं, आपका पॉलिटी का एम लक्ष्मीकांत अगर आपको मुझसे पढ़नी है तो मार्च से बैच स्टार्ट हो रहा है ज्योग्राफी के साथ। टाइमिंग उसकी आज रात को आपको पता चल जाएगी। जिसको पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत पढ़नी है ढंग से डिटेल में, जिसको पॉलिटी पढ़नी है वो आ जाना। चलिए अब यहां पे देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आप सभी को पता है कि सबसे पहले हमने बात की थी अलेक्जेंडर कनिंघम की। सबसे पहले हम लोगों ने बात करी अलेक्जेंडर कनिंघम की, है ना। इन भाई साहब के हिसाब से, मुझे कमेंट करके बताओ, इन भाई साहब के हिसाब से इंडिया की हिस्ट्री कहां से शुरू होती है? गंगा, क्लियर है। इन भाई साहब को आंसर किसने दिया? इन भाई साहब को आंसर किसने दिया? सर जॉन मार्शल ने। इन्होंने क्या चीज प्रूव कर दी कि भारत की हिस्ट्री कहां से स्टार्ट हो रही है? इंडस नदी के आसपास वाले इलाके से, क्लियर। लेकिन इन जॉन मार्शल साहब से भी एक मिस्टेक हो गई। ये जो जॉन मार्शल साहब है बच्चों, इनसे भी एक मिस्टेक हो गई। अच्छा सा, हाँ, जो जॉन मार्शल हैं इनसे भी क्या हो गई? एक मिस्टेक हो गई। क्या मिस्टेक हो गई मैं आपको बताता हूं, देखिए गाइस, आप इमेजिन करिए, यहां पे सुनो भैया शुभम सिंह, मैं वही बता रहा हूं, जॉन मार्शल साहब से भी एक मिस्टेक हो गई। इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज बेशक सर जॉन मार्शल ने करी है, उनके साथ 2 लोग और थे, देराम सानी और आर डी बनर्जी। आज बस मैं आपको पूरा इंट्रोडक्शन मैंने इंडस वैली का दे दिया है। कल से हम इंडस वैली के शहर पढ़ेंगे, मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन। कल से आई विल टीच दोस थिंग्स नाउ। अब यहां पे देखेंगे एक्चुअली हुआ क्या। सर जॉन मार्शल से भी गलती हो गई। सर क्या गलती हुई? यहां देखो, अगर मैं आपको एक जनरल सी बात बताऊं, मान लो कि ये एक लैंड है, ये एक लैंड है, ये धरती है, मान लो ये धरती है आपकी। सर मैं कैसे मान लूं कि धरती है? यहां पे हमने एक पेड़ लगा दिया, यहां पे हमने एक पेड़ लगा दिया, और यहाँ तुम्हारे बढ़िया से हमने फर्स्ट क्लास घर बना दिए, फर्स्ट क्लास घर बना दिए तुम्हारे ना। अब आप मुझे एक बात बताइए इसको देख के, कि ये जो मैंने धरती के ऊपर घर बनाए हैं, ये जो मैंने धरती के ऊपर पेड़ उगाए हैं, क्या हर घर, और क्या अगर मैं बोलूं हर पेड़, क्या एक ही पोजीशन पे है? देख के बताओ। कता भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चेक कर लो आप एक बार। आप इसको देख के बोल सकते हो क्या, क्या पेड़ सारे जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, जो सारे घर आपको दिख रहे हैं, क्या ये एक ही प्लेन सरफेस पे है? क्या आपको कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है क्या यहाँ पे? जरा बताइएगा तो। ये मान लो मैंने ऐसे बना दी धरती, मान लो धरती मैंने ऐसे, रुक जाओ यार, मार्कर पहले चेंज करो, फीलिंग नहीं आएगी। ऐसे ऐसे धरती बना दी, और अब मुझे बताना क्या तुम्हें ऐसा देखने को मिल रहा है कि ऐसे पेड़ हो गए और ऐसे ही जो है घर हो गए? एक प्लेन सरफेस पे थोड़ी कुछ ऐसा थोड़ी है। हाँ सर। सर ये बात आपने क्यों बोली? मैं बताता हूँ मैंने क्यों बोली। अब यहाँ पे ध्यान दो, मैं बताता हूँ मैंने क्यों बोली। देखिए, ये बात मैंने इसलिए बोली, मैं आपको बताता हूँ मैंने बात क्यों बोली। एक्चुअली क्या किया जॉन मार्शल ने ना, जॉन मार्शल ने क्या किया, जैसे ये वाला हिस्सा थोड़ा सा उठा हुआ आपको दिख रहा होगा, देखो ये वाला एरिया थोड़ा सा नीचे को दिख रहा होगा, अगेन ये वाला हिस्सा थोड़ा सा उठा हुआ दिख रहा होगा, हाँ या ना? मेरे रेड मार्क को देखो, ये वाला एरिया थोड़ा सा आपको उठा हुआ दिख रहा होगा, ये वाला एरिया थोड़ा नीचे को दिख रहा होगा, डाउन, है ना, और ये वाला एरिया अगेन आपको थोड़ा सा उठा हुआ दिख रहा होगा। देख पा रहे हो? पहले बताओ, देख पा रहे हो? हाँ।
बिल्कुल आप लोग देख पा रहे हो जॉन मार्शल ने क्या किया, ये जो उठा हुआ एरिया है ना, इसको तोड़वा दिया, इतना इतना कट करवा दिया, ये उठा हुआ ऐसा तोड़वा दिया। और जो है, अब ये तो पूरी देखो, ये धरती तो पूरी नीचे तक है, यहाँ देखो धरती तो पूरी नीचे तक है। जो ऊंचे ऊंचे क्षेत्र थे आप कह लो, इनको कटवा दिया, इस वाले क्षेत्र को भी कटवा दिया। ऊपर ऊपर के जो उठे हुए एरिया है, जो उठी हुई चीजें हैं ना, उठी हुई जो मिट्टी है, इनको तोड़वा दिया और इतने स्पेस को खुदाया, इतने स्पेस की खुदाई करवा दी, इतने स्पेस की खुदाई करवा दी। अब आप प्लीज यहां पर ध्यान देना, तभी समझ में आएगा। और समझ में आ गया तो आपको खुद लगेगा कि वाह यार, क्या कंसेप्ट के साथ सर में पढ़ा रहे हैं। ये ऊपर ऊपर के जो उठे हुए क्षेत्र हैं, इन सबको कटवा दिया, तोड़वा दिया। और ये एरिया ऐसा सेलेक्ट कर लिया धरती के अंदर वाला कि यहां से जो भी चीजें मिल रही हैं, चाहे स्क्रिप्ट मिल रही हो, चाहे कोई किताब मिल रही हो, चाहे मैं कह रहा हूं कुछ भी मिल रहा हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ हड्डी मिल रही हो, कोई बोन मिल रही हो, इतना एरिया जो है खुदवा के यहीं से भारत की हिस्ट्री तय कर दी। और बोला कि इस इस एरिया को खोदने के बाद जो भी कुछ मिला है, इस एरिया को खोदने के बाद जो भी कुछ मिला, उन सबका समय एक ही है, एक ही समय की चीजें वो सारी। लेकिन आप मुझे बताओ कि जो चीजें यहां पे कहीं पे पड़ी होंगी, जो चीजें यहां पे कहीं पे ऊपर होंगी कभी, क्या उनका समय भी इसके बराबर होगा क्या? समझे कंसेप्ट? कंसेप्ट समझे? लेकिन जॉन मार्शल ने क्या दिखा दिया कि जो चीजें ऊपर भी यहां पे मान लो कुछ पाई होंगी ना, इनको तोड़वाते वक्त जो चीजें ऊपर भी मिली होंगी, इस पहाड़ को तोड़वाते वक्त जो चीजें ऊपर मिलेंगी, उनको भी इसी टाइमलाइन में डाल दिया कि सब कुछ एक ही समय से मिला है। बिल्कुल बकवास, ऐसा हो नहीं सकता। इज दैट क्लियर? तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी जॉन मार्शल की। क्या ये बात सभी को क्लियर हुई जो मैंने समझाई यहां पे? ये बात सभी को क्लियर हुई या नहीं? वेरी गुड। अब यहां पे अगर आप लोग देखें, अब इनकी इस गलती को कौन सुधारेंगे? इनकी इस गलती को सुधारेंगे नए डायरेक्टर जनरल इमैनुअल। मैं बताऊंगा आपको। अब एक नए डायरेक्टर जनरल आ रहे हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, एक नए डायरेक्टर जनरल आ रहे हैं ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सर इनका क्या नाम है? इनका नाम है REM व्हीलर। REM व्हीलर, ये एक व्यक्ति का नाम है। ये सबसे पहले आपके अलेक्जेंडर कनिंगम आए, कनिंगम के बाद आपके जॉन मार्शल आए, और जॉन मार्शल के बाद आपके जो अलग नए, जॉन मार्शल के बाद जो अगले डायरेक्टर जनरल आ रहे हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, उनका नाम है REM व्हीलर। बिल्कुल सर। सर इनका नाम क्यों बता रहे हो? अभिषेक कनियाल, अगर इस तरह की सोच रखोगे तो कभी एग्जाम नहीं निकल पाएगा। बस इतनी बात सुन लो, समझ रहे हो? बस ठीक है, अभी नए हो इस फील्ड में, आराम से बैठो, समझ रहे हो? वो एज का जो आपको कंफ्यूजन दिख रहा है ना, कभी उस बेस पे सवाल आते भी नहीं है। सवाल वो आपसे वही पूछेगा जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, जो कि हर जगह सेम होगी। ये बात ध्यान रखना। असिस्टेंट कमांडेंट का ही पेपर था और 9 क्वेश्चन सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री से पूछे गए थे। टोटल 23 क्वेश्चन हिस्ट्री के आए थे, मुझे ये याद नहीं है। 9 क्वेश्चन आर ओनली फ्रॉम एंशिएंट हिस्ट्री। तो जो तुम्हारे को ये बोली जाती है ना बातें कि मॉडर्न पढ़ के चल जाओ, क्या यूपीएससी ने कहीं पे लिखा हुआ है कि हम हमेशा मॉडर्न से ही सवाल ज्यादा देंगे? धोखा कभी भी हो सकता है। कई बार देखा आपने, जब हम लोग बोर्ड्स के पेपर देने जाते थे, हम क्या बोलते थे यार वहां से सवाल आ गया भाई, पैटर्न ही बदल गया। तो वही हाल तुम्हारे साथ हो जाएगा। ठीक है, पेपर निकालने के लिए सीखना पड़ता है। ठीक है, अगर कोई तुम्हें सिखा तो सीखो। चलिए, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो नए डायरेक्टर जनरल बने REM व्हीलर, इन्होंने इस चीज को पकड़ लिया। अब आप इमेजिन करो, ये आप इमेजिन करिए जरा, क्या मिट्टी एक बराबर है? क्या मिट्टी एक बराबर है? हाँ या ना? नहीं। यहां पे लगा दो पेड़, यहां पे लगा दो पेड़, यहां भी लगा दो पेड़, यहां भी लगा दो पेड़। REM व्हीलर ने क्या किया? REM व्हीलर ने क्या, देखो हर एजुकेटर का अपना परसेप्शन होता है मेरे भाई। ठीक है, मैं किसी एजुकेटर को गलत नहीं बोलूंगा, वो उनका परसेप्शन है, मैं आपको अपना बता रहा हूं। ठीक है, क्लियर? हर टीचर का अपना खुद का एक ओपिनियन होता है, उनका अपना है, मेरा अपना है। चलिए यहां पे देखेंगे, ये पूरी आपको मिट्टी दिखती। अगर आप लोग यहां पे देखेंगे तो REM व्हीलर ने क्या किया, हर जगह से इक्वल इक्वल खोदना शुरू किया। मान लो कि यहां से भी इतना खोदा अंदर तक, यहां से इतना अंदर तक खोदा, यहां से भी इतना अंदर तक खोदा, यहां से इतना अंदर तक खोदा, यहां से इतना अंदर तक खोदा, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, हर जगह तक मान लो इतना इतना खोद दिया, इतनी इतनी जगह खोद दी। अब जब इतनी इतनी जगह खोद दी, तो जो डेटा निकल के आएगा, जो डेटा निकल के आएगा, अब जब आपने इतनी इतनी खुदाई, मेरा मार्कर देखो, जब आपने इतनी इतनी खुदाई कर दी, हर जगह से आपने इतनी इतनी खुदाई कर दी,
तो इनके अंदर जो भी चीज आपको मिलेगी, इतनी खुदाई करने के अंदर, इतनी खुदाई करने के अंदर, इस पूरे एरिया में जो भी चीज आपको मिलेगी, इतनी खुदाई करने के बाद इस पूरे क्षेत्र में जो भी चीज आपको मिलेगी, आप कह सकते हो ये सब सेम एज के हैं, एक टाइम के हैं। ये काम किया आरएम व्हीलर ने। अब बताओ, व्हीलर साहब का काम बढ़िया था, मार्शल साहब का काम बढ़िया था? अब बताओ, व्हीलर साहब का काम बढ़िया था? ठीक है, जैसे नाउ अब यहां पर आपको इतना समझना है कि सबसे पहले आए कनिंघम साहब। कनिंघम साहब की गलती पकड़ी मार्शल साहब ने, मार्शल साहब की गलती पकड़ी व्हीलर साहब ने। क्या ये सारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल हैं क्या? क्या ये सारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल हैं क्या? अगर ये भी कोई अरेंज करने के लिए पूछ ले तो क्या सवाल कर दोगे? क्या अगर ये सब भी अरेंज करने को आ जाए तो कर दोगे? करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर हमारी एक मैडम ने एक सवाल पूछा है कि सर एक बात बताओ, जब आरएम व्हीलर ने ये चीज की खोज करी तो आप ये क्यों कह रहे हो कि जॉन मार्शल साहब ने इंडस वैली खोज करी? मैडम कोई तुक ही नहीं बना आपके सवाल का। एक बात बताओ ना, इंडस नदी के आसपास एक्चुअल में खुदाई किसने शुरू करवाई? इंडस नदी की जानकारी निकाली किसने? इंडस नदी के आसपास वाले इलाके में खुदाई एक्सकवेशन किसने शुरू करवाया? मार्शल ने। मार्शल साहब ने सबके सामने चीज प्रूव करी कि देखो इंडस नदी के आसपास वाले एरिया के जब हमने खुदाई करी, जब हमने इंडस नदी के आसपास वाले इलाके की खुदाई करी, देखो इतना कुछ मिल रहा है। भाई खोज तो इंडस वैली स्टेशन की मार्शल साहब ने करी ना। मार्शल साहब से गलती कहां पे हुई है कि बस वो करेक्ट समय नहीं बता पाए। उन्होंने हर चीज का समय एक ही बता दिया कि ये खिलौना, ये खिलौना, ये खिलौना सब एक ही समय पाए गए हैं, तो ये उनकी गलती है। इस हिसाब ये थोड़ी कह सकते हो कि इंडस वैली खोज उन्होंने करी है। इंडस वैली की खोज उन्होंने करी है, आप ये कह सकते हो कि उन्होंने सही टाइमलाइन नहीं बताई। ठीक है, दैट्स ऑल। इस सही टाइमलाइन को आके किसने बता दिया? व्हीलर साहब ने। अब बोलो, हुआ क्लियर? ठीक है, तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सलाह दूंगा, बहुत डिटेल बैच है हिस्ट्री का, जो भी नए बच्चे, कोई बच्चा मिस ना करे। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू। रात 10 से 11 मैं फ्री करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, बिल्कुल नए करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ रात 10 से 11। इसको ज्वाइन करें, मेरी फ्री क्लासेस चलती हैं, अपने दोस्तों को बताएं। इसका लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, unacademy@विशाल मेरा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लें। कल दोबारा से मिलेंगे, रेट व्यू करिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड रिवाइज करके आइएगा, कल से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय।